Natural vegetation growing in a particular region. This is the wildlife living in a particular area. Wildlife living in a particular area. Flora makes its food with the help of solar energy. Flora तो plants होते हैं, so it makes its food with help of solar energy. जबकि fauna क्या करेंगे? Depends for their energy needs on flora. तो ये fauna क्या करेंगे? Fauna depends on flora for their energy needs. वो इन दोनों में अंतर है. Next is tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. तो हम ट्रॉपिक पे ही रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, और कहीं कहीं अगर बारिश कम हो गई तो डेसिडुअस हो जाएंगे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अभिषेक कितनी रेनफॉल है? 200 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर. उसको सेंटीमीटर करना, गलती से हमने लिखा था. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो अपने पत्ते गिरा दें उनको कहते हैं पर्णपाती. और एवरग्रीन का क्या मतलब? सदाबहारी. उसमें कोई ना कोई स्टेटा पर, चाहे सबसे बड़े पेड़ पे पत्ती हो, चाहे बीच वाले पे हो, चाहे नीचे कहीं ना कहीं पत्तियां तो रहेंगी. सो दीज आर ट्रॉपिकल. चंदन आप प्रॉपर है. तुम्हारा यही होगा, तुम्हें नाम तो लिखा नहीं है. कनिष्का. सो आ जाओ. क्या सर्कल? जो ठीक है. नाउ द फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल. तो इसमें रेनफॉल कितने होती है? 200 सेंटीमीटर. So annual precipitation is 200 centimeter or more. जबकि annual precipitation between 270 सेंटीमीटर. पहले क्या लिखा जाएगा? 70 to 200. अच्छा 200 पहले. Between मतलब हम लोग उल्टा चल रहे हैं, हायर से लोअर. Between 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाएंगे. सो फाउंड या प्रेजेंट एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा. वेस्टर्न घाट, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. So, Lakshadweep and Andaman. And Nicobar. Island
अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु, असम एक पाया जाएगा और तमिलनाडु कोस्ट, असम, ठीक है। नाउ जबकि ये कहाँ पाए जा सकते हैं, these are found in नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट में जो बाकी 7 स्टेट हैं, यहाँ असम का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, लेकिन सारा हिस्सा नहीं शामिल हो इसमें। तो फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट, झारखंड में भी पाया जाएगा, वहां भी ज्यादा बारिश नहीं है, ठीक है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में तो दिखा रखा ज्यादातर किसका? बहुत सारे, तो ये ज्यादातर हिस्सा ही है ना, असम का थोड़ा हिस्सा इसमें है, बाकी हिस्सा इसमें। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सब इसी में आ जाएगा। बिहार एंड यूपी, यूपी का भी कुछ हिस्सा हो सकता है जहाँ कम बारिश है, मैप में दिखाया गया है, पिछले चैप्टर के मैप में रेनफॉल के बारे में। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जैसा कि इसके नाम से पता है, that the forest do not shed their complete leaves in any season, सभी पत्तियां नहीं गिरा देते हैं, है ना। These forests do not shed their leaves, वैसे तो इसमें leaves ही लिखा है, in any season, जबकि वो विंटर सीजन में या कहीं ना कहीं एक बार गिरा देते हैं, जो ड्राई सीजन होते हैं। पेड़ में वैसे भी तुम पानी ना दो तो पत्तियां गिर जाती हैं, वही हाल इसमें विंटर में ही ऐसा होता है। सो दीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। हम ड्राई सीजन लिखेंगे, हमारे यहाँ जब विंटर आता है तो ड्राई सीजन आता है। अब जैसे ये देखो, ये धरती क्या ऐसे घूमती है और ये इस पर रोटेट कर रही है, और ये कौन सा है, ये बताओ कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क वृत्त, ये कर्क रेखा है या कर्क वृत्त है, वृत्त का मतलब सर्कल होता है, और ये कैसा है, मकर वृत्त, ये सन है। तो अब मान लो ये सन है, तो ये इसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करेगी। तो अभी 14 जनवरी को क्या आने वाला है, मकर संक्रांति का क्या मतलब है, जब गर्मियाँ वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि ये मकर रेखा पर अभी पड़ रहा है, और हम कहाँ रहते हैं, यहाँ। तो जब ये अभी ये सदर्न हेमिस्फीयर में सन अपनी रेस डाल रहा है, तो हमारे पास अभी रेस नहीं आ रही है, लेकिन यही अर्थ थोड़े दिनों में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचेगी सन में कि ये चीज यहाँ आ जाएगी, और अगर ये यहाँ आ जाए तो बोलो अब सन की रेस कहाँ पड़ने लगेंगे, सीधे कर्क रेखा पर। तो इसलिए अर्थ ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि हमारे ऊपर सीधी पड़ने लगे। तो तुम जैसे अभी भी लोगों से कहते हो ये कि ये अमन बोलता है कि बड़ी सर्दी पड़ रही, तो उत्कर्ष बोलता है 2 दिन की और बात है, 2 दिन की और बात है। क्यों ये बोल रहा है, क्योंकि इसको मालूम है जैसे ही मकर रेखा के उस पार जाएंगे सीधी पड़ने लगेंगी, और जाके गंगा में नहाओ। ऐसा होता है कि नहीं, मकर संक्रांति पे लोग कहते हैं अब तो 2 दिन की और बात है, खिचड़ी बनाओ खाओ। और अभी कोई चावल बनाने से डरता है, फिर तो खुलेआम खिचड़ी खाओ। तो इसीलिए अब मकर संक्रांति 14 जनवरी को आना है, व्हेन द सन रेज नाउ फॉल स्ट्रेट टू नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगेंगी, और अभी तक 2 दिन और है, दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही हैं। 2 दिन 4 दिन 4 दिन अभी और। तो अभी कहाँ पड़ रही, देखो यहाँ देख लो कहाँ पे पड़ रही, बताओ, यहाँ पे पड़ रही, और अभी समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या है, तो हमारे यहाँ जब सर्दी आएगी तो सर्दी के समय चूंकि मानसून जा चुका होगा, रिट्रीट भी हो चुका होता है, तो सूखा है, तो इसलिए विंटर में हमारे यहाँ ये सब पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शेड देयर लीव्स,
इन ड्राई सीजन। चूंकि ये अपने देश की बात नहीं की जा रही है, तो किसी भी कंट्री की बात की जा रही है ट्रॉपिकल में, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कैसा होता है। हम ये कहेंगे ड्राई सीजन जब भी होगा पत्ती गिरा देंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले ट्रीज हैं आबनूस, महोगनी, बड़े घने वृक्ष होते हैं, रबर और रोजवुड, सिंकोना, बिल्कुल ठीक कहा। सिंकोना में CH है किसी जगह, सिंकोना। रोजवुड भी है, ठीक है। लाल चंदन कहते हैं। तो ये सारे हो गए। और इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स कौन हैं? लेमूर्स। हाँ बोलो। इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहते हैं और इसको मॉनसून फॉरेस्ट। ऐसा बोलते हैं। तुमने तो अच्छी बात बता दी, तो तुमने नई बात बताई, अभी हम ये लिख देते हैं। These are रेन फॉरेस्ट और उसको मानसून फॉरेस्ट। मानसून पर वो निर्भर करते होंगे। चलो देख लें इसकी, देख लें क्यों ऐसा बोलते हैं। इसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ बारिश होती रहती होगी साल भर, तभी तो रेन फॉरेस्ट कहेंगे। अगर सदाबहार में फिर बारिश होनी चाहिए, तभी पत्तियां नहीं गिरेंगी। और वो कैसे होंगे? जो मानसून वाले होंगे वो डेसिडुअस हो जाएंगे, क्योंकि मानसून तो आके चले जाते हैं, ठीक है। तो लेमूर्स हो गया, मंकी और एलिफेंट, इनके स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है। अमन तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता ऐसा? चैप्टर नहीं आ रहा रेन फॉरेस्ट और ये है मॉनसून फॉरेस्ट। चमन तुम्हारे यहाँ? सर ये गलत काम है सर, ये सर गलत नाम है। अच्छा चमन, चमनगंज क्या नाम है? अरविंद, ओके ओके। अब इसमें देखो कौन कौन सी पत्तियां हैं ना। साल, शीशम, सैंडलवुड, सैंडलवुड चंदन है, नीम पीपल, साल, शीशम, चंदन, वो तो हम सब लोगों के योर ऑनर हैं, कितना पढ़ते लिखते हैं। क्लास डिसमिस। टीक की लकड़ी बहुत वो होता है। और अर्जुन, मलबेरी, शहतूत की भी इनके होते हैं। मलबरी, मलबरी होती है ना। अर्जुन का पेड़ किस काम में आता है कनिष्का? अंदर 4 पेड़ है, तो पहली बार तो कल भी तो सुनाया था। बहुत अच्छा। ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल हटाने के लिए। इसके एनिमल्स है लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। पिग, डियर, एलिफेंट। लकड़ी पता होनी चाहिए कहाँ है, रेनफॉल पता होना चाहिए, एक दो जानवर भी पता होने चाहिए। नाउ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमने फ्लो चार्ट में दिखा दिया है कि कौन सा रीजन कहाँ पाया जाता है। उस फ्लो चार्ट को आप तैयार कर लेना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो उसमें आपको सभी पता चल जाएंगे। जैसे माउंटेन फॉरेस्ट का एल्टीट्यूड क्या है देविका? 3600 सही है। ऐसी सब चीजें कहीं रेनफॉल पता कर लेना। क्या तुम मैंग्रोव फॉरेस्ट का रेनफॉल बता सकती हो अस्मिता? बताओ। 70 to 100। तो ऐसे में बोल दिया करो नॉट एप्लीकेबल। तो खुद ही पानी में डूबा रहता और रेनफॉल नहीं, इसीलिए तो हमने बताया था कि क्वेश्चन जैसे नॉट एप्लीकेबल हो तो बोलो। माउंटेन फॉरेस्ट का रेनफॉल नॉट एप्लीकेबल। जो 3 है उसी में एप्लीकेबल है। 200 से ऊपर, 200 से 70 और 70 से नीचे, और बाकी दो में तो है ही नहीं, क्योंकि जिस पे बर्फ गिर रही तो रेनफॉल क्या करेगी? कोई जमीन के अंदर पानी जाएगा ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और फिफ्थ का मैं ऐसे ही बता दूं कि कहा गया है कि वाई सम स्पीसीज एंड प्लांट्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया। ऐसा क्यों है? सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ हंटिंग ऑफ ग्रीडी हंटर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, पॉल्यूशन की वजह से भी कुछ प्लांट्स हो सकते हैं ना, अर्बनाइजेशन भी हो सकता है। हाँ, तो ड्यू टू ग्रीड सम आर हंटिंग एनिमल्स, तो सम एनिमल्स आर एंडेंजर्ड, ये हो सकता है। अर्बनाइजेशन हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? दैट इज रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। उसी में 2-4 बायोस्फीयर निकल गए, पता चला वैरायटी नहीं। रेकलेस कटिंग, अंधाधुंध कटिंग होती हो, इसकी तो भी तो चला जाएगा। तो उसकी वजह से वही अर्बनाइजेशन बता दिया, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। नहीं, ये सारी चीजें। और कई बार एसिड डिपोजिशन, जो एसिड रेन होती है, झारखंड में चले जाओ और वहां के बच्चों से पूछो, बच्चों पेड़ का रंग कैसा होंगे? कहेंगे काला, क्योंकि वहां इतना ज्यादा कोल का डस्ट है कि वो पेड़ पे गिर गिर के सबको काला बना दिया है। सड़कें कैसी होती हैं? बोलेंगे काली, घर की छत काली। So question number 6, that is India has a rich heritage. It is a rich heritage of flora and fauna. So why it is so? Our country has a rich heritage of flora and fauna. सारी बातें लिख लो, कितने स्पीसीज पाई जाती हैं? 46,000 वो हैं, और एनिमल्स 79,000 हैं, 90,000। और उसमें से भी हम लोग देख रहे हैं कि 46 में से भी ज़्यादातर जिम्नोस एंजियोस्पर्म है, थोड़े बहुत वो है नहीं, बाकी थोड़ी बहुत एल्गे हो सकते हैं, जैसे बताया था हमने कि टेरिडोफाइटा, जिनमें पत्तियां नहीं होती, फर्न। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एल्गे हैं, फर्न है, और बाकी थोड़े ऐसे भी हैं जो जिम्नोस्पर्म है, बाकी सभी फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आवर कंट्री has rich heritage in flora and fauna. हेरिटेज का मतलब विरासत। बहुत सारे लोग तो यहाँ गिर के जंगलों में सिर्फ शेर देखने आते हैं, विदेशी। गुजरात इसीलिए जाते हैं हमें शेर देखने। आपको दिखाया था कि नहीं, सफारी ओपन जीप में शेर उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। तो वी हैव 47,000 प्लांट स्पीसीज। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर लेना। वी हैव 47,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड, ठीक है, विच कंटेन्स, विच इंक्लूड्स, थोड़ा बहुत आप इधर उधर लिख लोगे तो टीचर भी गलत नहीं करेगा। 50,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा वी हैव 89,000, वी ऑल्सो हैव नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा फर्न्स हैं, जिसमें सिर्फ पत्तियां होती है ना, फर्न्स, और एल्गे भी हैं, एल्गे एंड फंगी। एल्गे कुछ ऐसे मशरूम टाइप के भी तो पेड़ होते हैं, मशरूम उगाते हैं नहीं, तो फंगी। सेकंड, वी हैव 89,000 ऑफ varieties of animal species. 90. We have 90,000 of animal species, which includes arthropoda, कीड़े मकोड़े, arthropoda, so that is insects, insects है, ठीक है। और इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं? वैरायटी ऑफ फिश ऑफ फ्रेश एंड मराइन वाटर, वैरायटी ऑफ
fish of fresh and marine water. We also harbor many endangered animals, and India is the only country having lion and tiger both. India is the now एक मैप की स्किल भी है, मैप देख लें थोड़ा, आपको ओवर और बता दें। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको मैप में बताना है। दो तरीके के, अभी ऊपर कर देते हैं, हमारे हाथ की बात है, इसको कहाँ करना है। दो चार राज्य तो इधर उधर कर ही देंगे। अब ये देखो, इसमें दो चीजें हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मोस्टली इस एरिया में बना दो। यहाँ से बहुत आसान है, आप देख लो बुक में, और ऐसे करके और ऐसे कर दो, ऐसे ही है कि नहीं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसके अलावा ये केरला भी खूब घना बसा है, अगर आप देखोगे वीडियो भी इसका देख लोगे केरला का, तो खूब सारे हैं। और यहाँ भी ये एरिया, ये सारा है। एक ही तरफ जो स्लैंटिंग लाइन बनाना, डायरेक्शन तो हमने तो नहीं बनाया, लेकिन आप बनाना तो जैसा भी है, जो आप इसमें दिखाएंगे सिंबल, वैसा ही वहां पे दिखा दीजिएगा। रेफरेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसके अलावा डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये तो थॉर्नी हो गया, ये छोड़ दो। और कुछ ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, इसमें से भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के इधर जो रेन शेडो रीजन है, इतना छोड़ दो, और बाकी सब रीजन में ये भी छोड़ देना। इधर ये हिमालयाज है ना, तो इसलिए इन सभी को कैसा कर दो, बस यहाँ तक। दीज आर डेसिडुअस फॉरेस्ट। Okay. Now plot 7 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो हम लोग नेशनल पार्क, तो संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कौन सा है? संजय गांधी किसके बेटे थे? इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी को आना था प्रधानमंत्री बनने, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को एक दिन थप्पड़ मार दिया, अगले दिन उनका प्लेन क्रैश हो गया, तो मर गए। नहीं तो वही आते, माँ को भी गोली लग गई। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे, उन्होंने एक बार डांट दिया था भरी सभा में इंदिरा गांधी को, फिर एक हफ्ते के अंदर उनका हार्ट अटैक हो गया। हाँ, मुस्लिम फैमिली है, अभी बॉर्डर से शादी कर ली तो ईसाई हो गए, मतलब ये बदलते रहते हैं। तो
ये संजय गांधी नेशनल पार्क। जयपुर की रानी के कंधे पे हाथ रख दिया तो बदतमीजी कर दी थी, तो उसने इनको घुड़क दिया। एक हफ्ते तक सारा वो NH हाईवे, नेशनल हाईवे बंद कर दिया और सारा उनका किला तुड़वाया और जितना सोना था सब दिल्ली पहुंच गया। संजय गांधी इतने टेरर थे। लोगों को लगता था कि अभी भी हम डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं। दैट इज कोल्लेरू नेशनल पार्क। संजय के दादा तो अच्छे। ये देखो गुइंडी कौन थे दादा? नाना, सॉरी नाना, नेहरू। तो वो तुमने पिक्चरें नहीं देखी? वो सब सिगरेट विगरेट पिया करते थे, कहाँ कहाँ की शराब मंगाते थे, और फिर जो वहाँ विदेशी औरतें थे उनके साथ उनको कैसे दिखाया गया, सब यूट्यूब में मौजूद है। कोई हमारे आपकी बात थोड़ी डिस्प्यूटेड है नहीं। आप देखिए जो भी है, वो माउंट बेटेन की वाइफ के साथ कैसे कैसे पिक्चर, ऐसे किसी प्रधानमंत्री को शोभा देगा? देखो बांदीपुर कहाँ पे है, चेक करो, अभी मैं बताऊंगा। बांदीपुर नेशनल पार्क है केरला में। नीचे की वहाँ पे किसमें है? हो सकता है केरला में ना, थोड़ा और इधर कर दे फिर केरला में दिखा रहा है। मैं भी बता भी दूंगा कि केरला में बताने। ये गुंडी नेशनल पार्क है और ये कोल्लेरू नेशनल पार्क है। दैट इज, और देखो मानस कहाँ पे है, किसी को जानकारी हो तो? मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा तो असम में है ना? वो भी असम में है। कहाँ का है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है ना? और गिर कहाँ का है? गुजरात का है। तो यहाँ कहीं जिम कॉर्बेट होगा? मानस थोड़ा नीचे और नीचे थोड़ा सा वो वो देख लेना, हमको तक इतने आपको ये गिर भी यहाँ बनाओ। हाँ यही है रणथंबोर, तो यहाँ पर ही होगा। हाँ रणथंबोर। और इसके अलावा बताइए दक्षिणगम कौन सा है, कहाँ पे? ये सारे आप नेशनल पार्क तैयार कर लें। अब सिविक्स का कौन सा चैप्टर है? सर एक और है, और कौन सा बच गया? राजा की नेशनल। राजा जी बनाओ। ये देखो यहाँ जिम कॉर्बेट के ऊपर राजा जी नेशनल पार्क के कहाँ पे होगा? ये समझ लीजिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारे पॉलिटिकल मैप में, हिमाचल में नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो बताइए कौन सा है सिविक्स का चैप्टर? हाँ हमारे एनुअल में पॉपुलेशन वाला चैप्टर क्या है? ये सवेरे में। अभी इन लोगों का एग्जाम होंगे तब करा देंगे। कब आ रहा है तुम्हारा? कब टेस्ट है? 26 फरवरी। 26 फरवरी। तो अभी इनके एग्जाम होने वाले हैं 4-5 दिन में। हम लोग ग्रुप तरीके से कर लेंगे सब। चलो लेट अस सी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, सो इलेक्शन से संबंधित है, दैट इज चुनावी प्रक्रिया। In democratic countries, decisions are taken by consulting each other, but practically it is not possible for us, a very large country. अगर छोटी कंट्री हो जैसे फिनलैंड टाइप है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। वहाँ 50-50 हज़ार लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रेन से पहुँच जाते हैं बड़े पास में ऑडिटोरियम में, वहाँ निर्णय लिए जाते हैं। बट हम ऐसा नहीं कर सकते ना। सो
सर ये जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये आइलैंड्स भी आते हैं कि अंडमान और लक्षद्वीप। हाँ, सभी के आते हैं और बहुत सारे इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। नॉट एवरीबडी हैज ए टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन। अगर हम किसी से कहें कि बताइए भारत की मुद्रास्फीति दर बढ़ाई जाए कि घटाई जाए, तो किसान एक दूसरे को देखो बढ़ाना चाहिए, क्या चीज बोल रहा है, ये चीज समझी भी नहीं आएगा बोल क्या रहा है। आर वी हैविंग सो मच स्किल एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस? हमें तो पता नहीं है कि कैसा होना चाहिए। कई ऐसे भी मैटर्स हो सकते हैं जो एक्सटर्नल होंगे अफेयर्स। क्या उनमें तुम विदेश नीति के बारे में समझते हो कि मालदीव्स के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, मलेशिया के साथ या टर्की के साथ? तो हमको तो नहीं पता है कि लॉन्ग फॉरेन पॉलिसी कैसी चली आई है। तो इसके लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और अगर वो ठीक डिसीजन लेते हैं देन वी री इलेक्ट देम। यही तो करते हैं कि नहीं? अदरवाइज वी हैव ए चांस आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट वी कैन रिप्लेस और चेंज अवर डिसीजन। हमने अगर डिसीजन गलत ले लिया है। सो इंडिया जैसे कंट्री में हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है हाउ अवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। तो एक डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए हमें कैसा इलेक्शन करना चाहिए, ये भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और जो उसमें कंटेस्टेंट हैं उनको बिना फ्री और बिना किसी फियर के उन्हें कंटेस्ट करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। दैट ऐसा ना हो कि किसी ने मनी और पावर के उसमें है ना अंडर इफेक्ट ऑफ और प्रेशर दे कैन नॉट कैंपेन, वो कैंपेन ही ना कर पाए, तो फिर बोलो आप आएंगे। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग हैं, 280 अभी तक बीजेपी के कार्यकर्ता मरवा दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो आके छुपे हैं बिहार में। बोलो वहाँ क्या लड़ रहे होंगे? अगर तुम छुप जाओगे जनता के बीच ही नहीं जाओगे, क्योंकि उनको जान का खतरा है। और बहुत सारे लोग हैं जैसे शुभेंदु अधिकारी टाइप वहाँ पर, तो उनके घर पे 3 बार बम ब्लास्ट भी हो चुका है। ममता बनर्जी कांग्रेस की है या बीजेपी? कांग्रेस से टूटी है, तृणमूल कांग्रेस की है। तो इस तरीके से है, तो वहाँ पर एक तरीके से वो गुंडागर्दी का राज है। और उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स मंगा लिए हैं। 50 लाख के करीब बांग्लादेशियों को घुसा के उनको वोट वो भी दे दिया वोटर आईडी, हम ही को वोट देना, हम ही तुम्हें घुसा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। डेमोग्राफी चेंज करने से क्या होता है कि तुम अगर मुस्लिम को घुसा लोगे तो वो जान जाएगी कि यही पार्टी मेरे समर्थक है। अब जब यहाँ पर एनआरसी और सीए लागू करने की बात आई तो वहाँ सब वही लोग जो घुस के आए थे वो विरोध करने लगे, और आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में फिर वो उन्होंने लागू नहीं होने दिया। तो ये भी होता है। तो ये क्या चीज़ें डेमोक्रेसी में ठीक हैं? नहीं ठीक है। तो ये प्रेशर की लोग अपने फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदे के लिए इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और इवन पैसे की भी बात है कि आप ये देख लीजिए कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कनीमोजी के घर में 2 लाख करोड़ रुपए आए, ठीक है नहीं? तो उन्होंने घर के अंदर ही घर बना लिया था, रुपयों का घर। उनकी इतनी फिट मोटी चारों तरफ की दीवार थी, वो पूरी दीवार ही कनीमोजी की ऐसी थी, जहां देखो रुपए ही निकलते चले जा रहे हैं, ट्रक ट्रक में आ रहे हैं। लेकिन 2 लाख करोड़ में वो कितना वो कर सकती थी। वैसे ही गांधी परिवार में 170 लाख करोड़ का गबन हो चुका है, और वो सब कहाँ चला गया? स्विस बैंक में। ऐसे में वो लोग ऑपरेट करते हैं। अगर तुम कांग्रेस के लिए सिर्फ प्रचार करो, प्रसार करो, दिल्ली चले जाओ, तुमको वहाँ पर मीट मिलेगी, शराब मिलेगी, और साथ में अच्छे घरों में रहने वाला। ये तुमने देखा नहीं कि वो जो अभी 1 साल से वो सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर वो एक किसान नहीं था वो जो चक्का जाम किए हुए बैठे था, कौन? तो किसान आंदोलन नहीं चल रहा था कि नहीं? बहुत सारे लोग दिल्ली की सड़कों पर, उनको खूब कोई पैसे की कमी नहीं है। तो जो हमारा सरकार चल रहा है उसके पैरेलल में भी एक सत्ता चलती है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तुम्हारे पास पैसा है, पावर नहीं, तब भी तुम चला सकते हो। फिर क्यों चला रहे हो? तुम क्यों चलाना चाहते हो? क्योंकि तुम फिर से पावर में आ जाओ और अपनी 170 करोड़ की जो वो पूंजी है उसे और बढ़ाओ। यू कैन, समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या ये सब फेयर है? क्या इलेक्शन के कैंपेन में होने वाले खर्च को लिमिटेड किया जाना चाहिए कि जितना जो चाहे वो उतना खर्च कर सके? अगर ज़्यादा खर्च करेगा तो लोग उसके पैसे के प्रभाव में आ जाएंगे। कुछ लोग देखा होगा कि कंबल बांटते हैं, या फिर जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ जा कर के कुछ विस्की ऐसे भी दे देते हैं। तो क्या ये प्रभावित करने का तरीका नहीं है? और चुनाव की जो सभाओं में 500-500 रुपये भी बांटे जाते हैं, तो ये भी है। Now, election provides a mechanism by which people can choose their representative at regular interval.
तो इलेक्शन कैन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म। तो हमारे यहाँ कितने तरीके के देविका इलेक्शंस होते हैं? उन 3 तरीके के नाम बताओ। करेक्ट। जैसा कि देविका, हाँ बोलो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सही, ये भी बात सही है। तो 3 तरीके के हुए, एक जनरल इलेक्शंस, बाई इलेक्शन और बाई तो वो है कि कभी कोई मर जाए कुछ हो जाए। जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस एंड लोकल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस किसके लिए हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है कि केंद्र में प्रधानमंत्री कौन बने। असेंबली इलेक्शन या विधानसभा चुनाव। जनरल इलेक्शन का हिंदी नाम क्या है? आम चुनाव। असेंबली इलेक्शन का हिंदी नाम क्या है? विधानसभा चुनाव। तो इसमें ये गहलोत सरकार चुनी जाएगी, या इस समय जो अभी कौन है, मनोज है भजन, तो वो चुने जाएंगे। और फिर तीसरा कौन है? लोकल इलेक्शंस, जो यहाँ पर लोकल है, वार्ड लेवल पर जेडीए के लिए चुने जाएंगे, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये पार्षद लोग चुने नहीं जाते 4-4 गलियों में एक, तो वो सब चुने जाते हैं। तो उसको कहते हैं पंचायती चुनाव। पंचायत चुनाव जो थर्ड कैडर है, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और आम चुनाव। तो हमारे अभी 3 डिफरेंट टियर है। सो इलेक्शन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म बाय विच people can choose their representative at regular interval of time, at interval of time and without any pressure, ठीक है, and can change them if they wish to do so. All democratic countries conduct elections. तो democratic countries, तो हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ भी कंडक्ट। अच्छा, ऑल नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इस सेंटेंस को पूरा करो। इसी सेंटेंस के काउंटर पार्ट में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलो नाइल। तो कुछ जगह जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जैसे हमारे यहाँ है डेमोक्रेटिक यानी लोगों का शासन। तो इस तरीके से जहाँ लोगों का शासन होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमारे यहाँ जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन, यही तो है कि नहीं? लेकिन कहीं कहीं यहाँ लोकतंत्र है, लोगों का शासन है तो लोकतंत्र, राजा का शासन है तो राजतंत्र हो सकता है, कम्युनिस्ट तंत्र हो सकता है, फासिज्म हो सकता है, कम्युनिज्म हो सकता है। फासिज्म से क्या समझते हो? बोलो। जो प्रीस्ट लोग होते हैं वो फासिस्ट का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, विचारधारा, उसी पे सब लोग प्रभावित हो। जैसे नाजिज्म है तो नाजिज्म में एक कोई एक्सट्रीम विचारधारा है, आइडियोलॉजी, उसी पर सारे लोग कट्टरवाद, तो उसको क्या कह देंगे? फासिज्म। तो जैसे एक अगर बीजेपी की विचारधारा अगर ये हिंदुत्व पर ये चले और फिर ये सबको लेके ना चले, या डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का ना पालन करे, तो फिर इसे फासिज्म कहेंगे। बात समझ आएगी नहीं? एक ही विचार, लेकिन यदि वो सबको लेके चलती है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, तो ऐसी 6 विचारधाराओं के नाम बताओ जो डेमोक्रेसी के अलावा साथ साथ और कितनी क्रेसीज चलती हैं। देखो, एक तो डेमोक्रेसी हो गई और एक हो गई हिपोक्रेसी, मोनार्की, और क्या हो गई? मोनार्की, ऑटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीजें। और कहीं कहीं इसके अलावा सोशलिज्म का भी शासन चलता है, सोशलिस्ट है ना, और कहीं कम्युनिस्ट, कहीं कहीं लिबरल्स का शासन चलेगा। ठीक है, अभी हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब बताओ? लोकतंत्र, लोगों का शासन हो, लोगों के लिए शासन हो, लोगों के द्वारा शासन किया जाए, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे ही तो हैं। एरिस्टोक्रेसी क्या है चंदन?
हेरिडिटरी रूल। यस, इट इज द रूल बाय नॉबल्स, यानी जो सामंतों के द्वारा शासन हो, अमीरों के द्वारा शासन। ये किसके द्वारा बताइए? दैट इज रूल बाय नॉबल्स, होते थे ना दरबारी, उनके द्वारा। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में होता है कि जैसे तुम बैंक में गए, सर मुझे खाता खुलवा दें, चल जा, कल जाना। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, देख लीजिए चाय पी रहे हैं, ऐसे बोल दे, इसको कहते हैं। फिर दो चपरासी को बोले, निकालो इसको बाहर, कौन आ गया अंदर, हु कम्स देयर, तो ऐसे बोल दिया। तो इस चीज़ को कहते हैं कि अफसरों का शासन है, वहाँ घूस देना पड़े। तो ऐसा शासन भी हमारे यहाँ चला है भारत में। एक समय में अफसरों की बहुत बोलबाला थी। तो दैट इज ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेट, अफसरशाही। तो जो सरकारी बाबू लोगों का शासन, तो उसको क्या कहते हैं? अफसरशाही। अफसरशाही, इसका मतलब है रूल बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। किसके द्वारा? और कोई होता है क्या ये? जहां पर मान लीजिए सरकारें जल्दी जल्दी बदल रही हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सेना की भी कोई नहीं सुनना, फिर किसकी सुनेगा? जो 40 साल नौकरी कर रहा है, उसी का तो राज है। उसको बनी बनाई तनख्वाह मिले, और बाहर कहीं भुखमरी है, कुछ नहीं है, तो किसकी कोई सुनेगा? जिसको वेतन मिले, वो तो सबसे ऊंचा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सरकारें 2 साल में, 6 महीने में, 5 महीने में बदल रही हैं, उन सब का कोई सुनेगा? नेता जब तक वहाँ पहुँच पाएगा तब तक पहुँच ही नहीं पाएगा, प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो दैट इज द रूल बाय गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी, कोई संविधान नहीं, सारे संविधान बंद कर दिए। किम जोंग उन ने बोला इसके अलावा कोई हेयर कट लिया जैसे अमन के अलावा तो मारे जाओगे। तो फिर सब लोग अमन की तरह देखेंगे, पूछेंगे, अमन का चित्र लगेगा हर बार्बर शॉप में, सैलून में, और सब लोग देखेंगे ऐसे ही दो, यहाँ से ऐसे निकालना। सर हिपोक्रेसी क्या होता है? दैट इज हिपोक्रेसी बता रहे हैं। तो अब ऑटोक्रेसी का मतलब है रूल अंडर नो गवर्नमेंट। उसने बोला जो लाल कपड़ा निकलेगा वो मारा जाएगा। तो फिर नो ले आती ना, वो रास्ते में इनका सर कलम हो जाता, पहुंच पाती। तो पता चला कि रूल बाय वन, अपने मन से जो मर्जी हो। मोनोआर्की, एक का शासन। जैसे किसी के यहाँ पेट्रीआर्की होता है, पिता का शासन, मैट्रीआर्की। इसी तरीके से फ्रेटर्निटी है तो फ्रेट्रीआर्की, भाई का शासन। लेकिन बहन के शासन के लिए अभी तक कोई टर्म बनी नहीं है। फ्रेट्रीआर्की, पैट्रीआर्की, मैट्रीआर्की। दैट इज मोनोआर्की, एक का शासन। तो रूल बाय किंग, वैसे किंग है। हिपोक्रेसी में देख लेता हूँ क्या होता है, मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैंने लिख दिया, मुझे मालूम नहीं है। किसी को मालूम है तो बता दो उनको भी। क्या चीज? ये ठीक बता रहे हैं, इन्हीं की मुझे सही लग रहा है। ये कह रहे हैं भीम का शासन, नीम का शासन, एमी का शासन। What does it mean by hypocrisy? That is हिपोक्रेसी का मतलब ऐसे दिखाना कि जैसे हमसे ज्यादा पाक साफ कोई नहीं है, पाकिस्तान टाइप ढोंगी शासन। वी आर वेरी डू नॉट फियर एनी टेररिज्म, वी आर वेरी गुड, एंड इसको हिपोक्रेट कहते हैं। दिखाए तो ऐसे पता चला मुर्गा नोच के आ जा, फिर चंदन लगा के कहेंगे कितना बढ़िया हिपोक्रेट है देखो। तो इसको क्या कहेंगे? पाखंड का शासन। जो पाखंड करे वो जीते। पाखंड का शासन। और वैसे सोशलिज्म वर्ड हमारे इंदिरा गांधी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 75 में जोड़ा था। तो क्योंकि अंबेडकर ने कह रहे थे कि जब तुम ये दे रहे हो रिजर्वेशन तो सोशलिस्ट कैसे हुए, या तो सबको एक जैसे रखो। तो लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया, सोशलिज्म का मतलब समाजवाद, अमीरों से संपत्ति लो और गरीबों को दो। जिससे जब ऐसा तब तक करते रहो जब तक समाज में सबकी संपत्ति बराबर ना हो जाए, जब तक सबके पास एक ओवन, एक फ्रिज और एक कूलर ना हो जाए। कम्युनिज्म यानी जितने भी
मिल मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, ओनर, सबको गोली मार दो और जितना भी उस फैक्ट्री का सामान है, प्रॉफिट हो, बराबर बराबर बांट कर खाओ। और फैक्ट्री की कोई दीवार टूट जाए तो बनवाओ भी नहीं, कहे तो हम तो खा लिए सब पैसा, बने यहाँ मशीन खराब हो जाए बनवाओ ही नहीं, जब तक चलती रहे मशीन खाते रहो। ये कम्युनिज्म। ओनर होगा तो बनवाएगा, लेकिन मजदूर कोई चंदा देगा क्या? और इसी तरीके से लिबरल्स कहते हैं हमें आज़ादी सारी मिलनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, राजा कोई रहे या ना रहे, कंट्री रहे या ना रहे। तो लिबरल सोच बहुत खतरनाक है, वो अपनी आज़ादी के बारे में सोचती है, उसको कंट्री या नेशनलिज्म से मतलब नहीं है। तो नेशनलिस्ट भी एक चल गया, जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्र के लिए कुछ करना, तो इसी कैटेगरी में और एक और क्या आता है, नेशनलिस्ट। और फासिस्ट भी होता है। तो फासिस्ट, मैं आपको इसकी भी मीनिंग बता देता हूँ, एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, वर्ड ये कहाँ से आया। सो फासिज्म, सो दैट इज दो तरीके के हैं, देख लो, एक होगा लेफ्टिस्ट और एक है राइटिस्ट। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के व्यक्ति, तो लेफ्टिस्ट और दूसरा कौन सा है, राइटिस्ट। तो लेफ्टिस्ट वो लोग हैं जो, मतलब जैसे एक लेफ्टिस्ट का मतलब है कि ऐसे लोग जो नेशनलिज्म में विश्वास ही ना करें, और राइटिस्ट का क्या मतलब है, जो नेशनलिज्म, राष्ट्र के लिए जान भी देते। तो इसलिए राइटिस्ट इसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड, बीजेपी राइटिस्ट है क्योंकि नेशन के लिए सब कुछ करती है कि नहीं। तो इसलिए राइटिस्ट का क्या मतलब है, दीज आर नेशनलिस्ट। और इसको क्या कहेंगे, दे आर लिबरल्स, दे आर, उनके में जैसे यहाँ के लोगों को लिबरल है, बहुत सारे लोग आपने देखा प्रवक्ता लोग बोलने चले आते हैं, टीवी पे डिबेट होती है कि नहीं, तो वो लोग अगर उनको कोई पैसा दे तो वो चाइना के भी गुण गाने लगे, भाट की तरह। भाट नहीं होते थे राजाओं के लिए, हमारे राजा आ गए, बहुत अच्छे आ गए, ऐसे 10 चीजें बोलते थे, तब राजा आते थे। सम्राट धीराज, अकबर आजम, कायदे आजम, बाबरे आजम, अकबर महाराज पधार रहे हैं, तो उनको पैसा मिल जाता। जलालुद्दीन फलालुद्दीन बोलते थे। तो ये क्या है, ये लिबरल्स है, ये चीज है। तो राइटिस्ट में फासिज्म, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको क्या कहेंगे, फासिस्ट। अब जरा देखें, ऐसे ही नाजिज्म भी है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो इफ इट इज मोर देन सच काइंड ऑफ रूल गेट कन्वर्टेड इनटू डिक्टेटरशिप, अच्छा नहीं माना जाता है। फासिज्म कैसा माना जाता है, अगर नेशनलिस्ट या किसी एक पैमाने पर आप सारे लोगों को ड्राइव कर लो और फिर डिक्टेटर बन जाओ। ऐसा बहुत लोगों ने किया है, जैसे आपको मालूम है हिटलर ने भी किया, हम फ्रांस को ये कर देंगे वो कर देंगे, और बाद में डिक्टेटर बन गया। नेपोलियन ने क्या किया, हम यूरोप को ऐसा कर देंगे, और डिक्टेटर बन गया। तो जब कोई एक विचारधारा मस्तिष्क पे हावी हो जाती है तो लोग अपने अधिकारों को भी छोड़ देते हैं, तो वो चीज आ जाती है। सो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म गोस एज ए फासिस्ट। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इट इज डिक्टेटरशिप। अभी हम लोग राइटिस्ट कहे जाते हैं, जो बीजेपी को चाहने वाले हैं वो राइटिस्ट हैं, और बाकी जो ऐसे किसी को भी तो कहेंगे वो लेफ्टिस्ट कहे जाते हैं। दो ही तरीके की विचारधारा है, उन्हीं के बीच में बहस भी होती है। आप देखोगे कि जो इधर बैठ जाए वो लेफ्टिस्ट है, इधर बैठ जाए वो राइटिस्ट है, दो है, उसको लेफ्ट में रखेंगे। राइटिस्ट का मतलब बीजेपी इधर, उसी तरह से माना भी जाता है। तो इलेक्शन क्या है बताइए? इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द नेशनलिस्ट, जो उसका कहीं सिविलियंस को, कहीं के भी सिटीजन्स, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू चूज their representative who take decision on behalf of them। वो खुद नहीं लेंगे, लेकिन वो किसकी तरफ से लेंगे? वो भारत के on behalf of us, and it is held periodically under free and fair जो मैकेनिज्म में होगा। देखो रशिया में भी इलेक्शंस होंगे, लेकिन रशिया में ऐसे इलेक्शंस हैं, वहाँ कभी पहले जार का शासन रहा है, लोग कभी जागरूक नहीं रहे।
अगर उसने एक पेड़ लगाया है तो उसको बचाने के लिए 200 लोग उसकी वो करते रहेंगे, मतलब देखते रहेंगे पेड़ मरेगा तो जार हमको मार देगा, और पेड़ खत्म भी हो गया तब भी वहां पर गार्ड ड्यूटी चलती रहेगी। ये भी है। तो वहां के लोग कभी जागृत नहीं हुए। अभी पिछले साल पुतिन ने बोला है, हाँ सुनो सब लोग, अब अगले 30 साल हम ही रहेंगे आपके प्रेसिडेंट, ठीक है? हाँ ठीक है, रहो। वहां कुछ नहीं है। वो रशिया एक सोशलिस्ट है, नाम ही था यूएसएसआर। तो वहां पर शुरू में लोगों ने कहा बाद से 2 रोटी मिलेगी, 3 रोटी। तो वहां जो इंजीनियर है वो भी 1 रोटी पा रहा है, किसान भी 1 रोटी। तो इंजीनियर का भी सारा मोटिवेशन चला गया। कोई यहाँ तेज पढ़ रहा है, कोई धीमा क्यों पढ़ रहा है? तुम क्यों तेज पढ़ रहे हो? कुछ अच्छा बन जाओ। रोटी के साथ बटर भी खाना चाहते होंगे, और जिसको से जब नमक ही खा लेंगे तो वो धीमा पड़ेगा। बात सही है कि नहीं? तो लेकिन रशिया की तो हालत ऐसी ही, वहां जो सबसे तेज दिमाग वाला है उसको भी 1 ही रोटी मिलेगी, उतना ही जमीन मिलेगा। तो कोई क्यों करेगा? उसमें लड़ने की भावना ही खत्म हो गई। अब अभी भी यही है। तो वहाँ एक पार्टी का रूल है, इलेक्शन नाम मात्र के होते हैं, उससे कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली पावर उसी के हाथ में है, पुतिन के हाथ में। वो जाएगा जिसको देके जाएगा। चाइना में 1 पार्टी रूल है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना, आरपीआई है वहां पर। अब ये वो बता देगा कि शी जिनपिंग, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे दोनों साथी, बताओ किसको चुनते हो? लोग कह रहे सब तो एक ही है, एक ही पार्टी के, हम किसको चुने? तो यहाँ अमित शाह मोदी खड़े हो जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाए, तो एक ही है, इनमें क्या चुने? हमें तो ठगा जा रहा है, वी आर फील चीटेड, ऐसा नहीं बोलो। मतलब वहां दूसरी पार्टी को खड़ा होने के लिए सब पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया। चाइना में भी तो ऐसे। तो जैसे मैंने सेंटेंस पूरा करने को कहा, तो उत्कर्ष ये भी कह सकते थे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में और मे नॉट कंडक्ट इलेक्शन। लेकिन क्या इन्होंने कहा? कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं कहा? ये चंदन के प्रभाव में इन्होंने ऐसा किया। इसको फासिज्म कहते हैं। उसने पीछे लगा दिया पेन, ये छुरी समझ गया। चलो भाई, यही चीज तो है कि पीछे छुरी लगा रहे, दिखने में मुस्कुरा रहे, यही तो हिपोक्रेसी है, पाखंडवाद है। बात नहीं, सामने से मुस्कुरा रहे, पीछे छुरी लगा रहे। अब ये देखिए, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन among several parties or candidate. If there is no competition, elections are meaningless. बहुत सारी पार्टी ना हो तो इलेक्शन मीनिंगलेस है। पूरी दुनिया में 17% ही डेमोक्रेसी है, जिसमें से 13% को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ सो इलेक्शन लिखते जाइए कनिष्ठा। इलेक्शन इज कंपटीशन। ठीक है, मिलिट्री रूल अलग हो जाएगा। डिक्टेटर कोई भी हो सकता है। नेपोलियन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके 5 पति हैं। कभी कभी वहां पर आईएसआई उसका वो सबसे बड़ा बाप बन जाता है, कभी मिलिट्री ऊपर हो जाती है, वहां परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है सब अंदर चलो, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट सब। वहां 3 प्रधानमंत्री और 2 प्रेसिडेंट अंदर हैं जेल के। सुप्रीम कोर्ट ने ये हालत कर रखी। और ये अकेला रिकॉर्ड कंट्री जहां ये ऐसा हो रहा है। और 2 भगोड़े हैं, नवाज शरीफ भागे फिर रहे हैं। तो ये हालत है, समझ। अब इमरान खान तो अंदर ही, देखा होगा थोड़े दिन पहले की न्यूज, सबको अंदर डालो। भगोड़े यानी भाग जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया, किसी ने बता दिया कल पकड़ने आने वाली पुलिस, रात की फ्लाइट से भाग। और ब्रिटेन में ये है कि वहां पर आप वहां की सरकार को 50 करोड़ रुपए दो, कहेगा हाँ लीजिए नागरिकता। ब्रिटेन पैसा लेके नागरिकता दे देता है, ऐसा कंट्री। तो वहां सब ब्रिटेन भाग जाते हैं। 50 करोड़ कुछ भी नहीं है। अगर तुमको तुम्हारी जान बच रही है और तुमने देश से 50,000 और 1-1 लाख करोड़ तो ऐसे ही कर देते हैं। और राहुल गांधी ने थोड़ी दिनों पहले बोल दिया, बोले हम पर 2000 करोड़ के रुपए का गबन का आरोप लगा है। 2000 करोड़ कोई रकम होती है? 2000 करोड़ को चुराएगा, उसके लिए 2000 करोड़ कोई रकम ही नहीं। आप समझ गए? तो इस तरीके से इलेक्शन इज कंपटीशन। ही किसका कंपटीशन है? ठीक है, अमंग सेवरल पार्टीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टीज हो। क्या आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पार्टी के चुनाव है ना,
कौन क्या कहलाते हैं उनको? वो बिना पार्टी के, उनका कोई वो नहीं होता किसी पार्टी की तरफ से, ठीक है। सो अमंग, और अगर आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से भी चुनाव लड़ सकते हैं बिना पार्टी के। पार्टी की तरफ से लड़ने में क्या बेनिफिट होता है? जैसे अगर पार्टी आके बोल रहे हैं इनको कि मैं इनको कहूँ कि भाई आप जोधपुर के, हम ये टिकट है बीजेपी का और सांसद की तरफ, लोग कहते हैं हम बीजेपी को देंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि मयंक को दे रहे हैं, बीजेपी को दे देंगे और ये पहुंच जाएंगे दिल्ली में और वहां पर दिखा देंगे कि भाई हम जीत के आए। इलेक्शन कमीशन इनको दे देगा कि भाई आप जीत गए हो, वो एक कागज में लिख के दे दिया आप इतने मतों से जीते। और जब ये पहली बार वो नए वाले संसद भवन पहुंचेंगे, देखो हम जीते हैं, अंदर घुसने दो, वो देखेगा वो जीते हैं, तो उसमें बैठ टिकट नंबर है, सीट नंबर है, जोधपुर का वहाँ 132 सीट नंबर है, जाके बैठ जाएंगे आराम से शान से। सो इट इज अबाउट, तो टिकट में फायदा है ना, बहुत सारे लोग आइडियोलॉजी से वो मोटिवेटर होते हैं तो उनको दे सकते हैं। अब ये देखो, सो सेवरल पार्टीज, वेरियस पार्टीज, या तो पार्टी के बीच में प्रतिस्पर्धा हो या फिर कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। नाउ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, जो कि वहां लिख दिया गया है, एंड इफ देयर इज नो कंपटीशन तो कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मैनी डीमेरिट्स, क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं? अगर मान लो इसके डीमेरिट्स हैं। पैसे बहुत बर्बाद होते हैं। यस, क्योंकि लोग कंपेन करेंगे, पैसे बर्बाद, कंडक्ट करने में भी बहुत पैसे लगे। अभी तो पेपरलेस हो गया, और नहीं तो पहले क्या था, पैम्पलेट, वो जो बॉक्स थे, वो दैट इज बैलेट बॉक्स होते थे कि नहीं, तो उसमें लोग मतदान करते थे, फिर वो पेपर बहुत वेस्ट होता था। अब वो सब नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक कि कंपेनिंग में आप कहीं पर ये देखते हो, ज़्यादातर यूट्यूब और ये सब में मैसेज ज़्यादा आते हैं, लोग ये बांधते हैं क्या ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं है, इस बार हुआ था यहाँ कुछ बंधा था कहीं। अब एक तरीके से सब कुछ पेपरलेस हो गया है और सब लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि लोगों का ब्रेन वहीं से ही तो वो रूट होता है। सो वी आर गाइडेड बाय दैट, तो लोग उसी मीडिया का इस्तेमाल करने लगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी नहीं रहती। हाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, हाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, अगर मान लो कहीं पर पुतिन की एक पॉलिसी है, वो जानते हैं उनके देश को, या किसी नए को बदलते बदलते बैठा लिया जाए तो उसको देश के बारे में मालूम होगा। तो ऐसे में अगर तुम्हारे यहाँ लोग बदलते रहेंगे तो दूसरे देश भी तुमसे संबंध नहीं बैठाएंगे ना, कहेंगे कि इनका तो लोग बदलने वाले हैं। अभी अगर मोदी कहीं जाएंगे और किसी से कहेंगे कि हमसे कुछ कोई अनुबंध साइन कर लो, वो नहीं करेगा, कहेगा चुनाव हो जाने दो, क्योंकि क्या पता नई पार्टी आए और वो क्या करना चाहे। तो ये भी लोग देखते हैं दूसरे देश कि ये चुनाव होने वाले कि हो के आया, अगर हो के आया तो 5 साल तक हमारे साथ ही अच्छा काम करे। हाँ बोलिए। यस, जो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इलेक्शन में लोग एक दूसरे को कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज नॉट वी दैट वी हैव डिवाइडेड आवर सोसाइटी, इट इज द पॉलिटिशियंस विच फॉर देयर ओन बेनिफिट हैव डिवाइडेड अस। जिसने बाबरी मस्जिद के समय में हमको बम दिए, वो उसने बोला ये मुलायम सिंह ने दिया तुम्हारी रक्षा के लिए, उसी ने हमारे दूध वाले को भी बम पहुंचाया जो मुसलमान था, बोला मुलायम सिंह ने भेजा, दोनों को एक ही ने बम दिला और हम दोनों ने मिलकर उसी समाजवादी पार्टी को जिताया। बाद में पता चला इसने तो हमको भी बम दिया, उसको भी बम दिया, बमबाज निकला वो। अब ये देखो, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों को लिखो। सो इलेक्शन, ठीक है, हैज इट्स ओन डिमेरिट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्टोरल कंपटीशन हैज इट्स ओन डिमेरिट्स। चुनावी प्रतिस्पर्धा के
अपने स्वयं के कुछ दुष्परिणाम हैं, हम उन बिंदुओं पर चर्चा करें। तो पहला क्या है कि इट क्रिएट्स, जैसा कि बहुत बड़ी बात है, क्रिएट्स डिसयूनिटी एंड डिसहार्मोनी। एंड हम लोगों में जो समन्वयता है, सामंजस्य है, उन सबको तोड़ देता है, डिसहार्मोनी। among people and party politics. मतलब बताओ, तो वो सेंटेंस बोलो ना तुम, इसी क्या कंटिन्यू एंड में वही फिट करना। कैसे, फिर उसका मतलब क्या होगा? एंड पार्टी पॉलिटिक्स लिखेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? ये तो ठीक है कि अमंग पीपल, मतलब नहीं समझ में आया, अभी देख लेंगे ना। अच्छा ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी इज गेटिंग वेस्ट, लॉट ऑफ Dirty allegations were placed getting waste. on the candidate. So जो contestant use power and money to contest elections, ठीक है? अब बोलो, Bribe और threaten हैं? bribe और ब्राइब करते हैं और साथ में दे यूज फाउल मेथड्स टू विन इलेक्शंस। तो अपने रिश्तेदार और परिवार वालों को टिकट देता है। अपने फैमिली में टिकट बांटते हैं। ये भी टिकट तो फैमिली में पावर एंड मनी, ऐसा मायावती करती हैं। ये कौन है? मायावती बहुजन समाज पार्टी के यूपी में कहती है 2 करोड़ रुपए लाओ, टिकट ले जाओ। बढ़िया बात। यूज पावर एंड मनी टू, किसके लिए बताऊं? टू विन इलेक्शन। ऑल्सो दे यूज फाउल मेथड्स टू डू सो। ऑल्सो दे यूज फाउल मेथड टू मेक रिजल्ट इन फेवर ऑफ देम। सर यूएसए में इलेक्शन होते हैं फेवर ऑफ देम। देखो हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर डेमोक्रेसी है या फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है, बोलो दिव्या? भाईचारा। ये ठीक कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, इन्होंने फ्रेटर्निटी का आंसर लोगों को मतलब बताया। अब फेडरलिज्म का ये बताएं, बहुत बड़ी बात है नहीं? फ्रेटर्निटी ही नहीं पता होती लोगों को। जैसे हम लोगों ने बोला पैटर्निटी, मैटर्निटी और फ्रेटर्निटी। अब देखो फेडरलिज्म, where the ruling या पावर इज शेयर्ड among 2 tier और 3 tier। तुमने देखा है कि वहाँ 3 tier होती है रेलवे में, 2 tier भी होती है। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। तो हमारे यहाँ 3 tier है कि 2 tier? तो सब कुछ बहुत थोड़ी सी पावर है वो सेंट्रल के पास है, कुछ किसके पास है? स्टेट लेवल पर। अब ये गहलोत अपने पूरे राजस्थान को, या इस समय जैसे आपने किसका नाम बताया? भजन राम ना, भजन लाल। तो भजन लाल इस स्टेट को चाहे जितना कुछ भी कर दें, खराब से खराब स्थिति तक पहुंचा दे, जैसे नीतीश कुमार ने सब बना रखा है बिहार को, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। वो कुछ भी कर लें और या पूरे देश को कुछ भी, वो राजा है यहाँ, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। करप्शन करोगे तो कुछ नहीं कर सकता। ये यही तो यहाँ का होता है। स्टेट इज ए, ये क्या कह सकते हो, प्रोविंस, एक राज्य है, एक राजा है यहाँ का। वो जो चाहे सो कर ले, चाहे तो नंबर 1 बना ले, कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें 2 तरीके के फेडरलिज्म देखो, आपने 3 शेडिंग समझ ली। कौन कौन सी बताई? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। अब अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको मालूम है कि 26 कंट्रीज एक साथ आ गए। तो वहां पर सबने कहा कि भाई ठीक है, हम न्यूयॉर्क के साथ सब मिलेंगे। यूएसए बहुत छोटा था और सबने कहा, लेकिन यूएसए से बोला कि हम तुम्हारे साथ आ रहे, पावर हमें फुल देना, और हम लोग सब अपना राजस्व लेंगे, सेंटर को नहीं देंगे। यहाँ पे तो क्या था कि वहां बैठ के नेहरू ने पेंसिल खींची, ये बनेगा, ये बनेगा, ये तमिलनाडु, ये एक कमरे में बन गया स्टेट, किसी को पता ही नहीं था। तो उन्होंने कैसे बनाया? लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषाई आधार पर, जहां जैसी भाषा बोली जाती है उसके आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। क्योंकि भाषा से संस्कृति होती है, वही पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है उस भाषा की। सब जगह यही तो है, हर एक प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं कि नहीं? असमिया, तेलुगु,
तमिल, कन्नड़, मलयालम, सब अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन अमेरिका में क्या हुआ, 26 कंट्रीज एक साथ आए और उन्होंने वहाँ के जो पहले, दैट इज जॉर्ज बुश, सबसे पहले अब्राहम लिंकन को ये बोला, हम तुम्हारे साथ तो आ रहे हैं लेकिन पावरफुल मेरे पास रहेगी और हमारे अपने चुनाव आयोग रहेंगे, सेंट्रल नहीं रहेगा, हमारा अपना रहेगा, हमारी अपनी पुलिस भी रहेगी, तुम्हारी भी नहीं रहेगी, और तुम सिर्फ जो सेंटर से बोला। अब वहां पे इस समय कौन है बताओ, दैट इज जो बाइडेन। तुम कौन सी कमाई खाओगे, जो वेपन बेचोगे उसी की कमाई खाओगे, वेपन बेचोगे तो कमाओगे। उसने कहा ठीक है, सब लोग मिल के रहेंगे। जो बाइडेन ने कहा तो मेरे बाएं हाथ का काम है, 2 देश को लड़ाओ, वेपन बेचो, कमाई खाओ। अमेरिका सिर्फ लड़ाता है और उससे जो वेपन की फिर घबराहट हो जाती है विश्व में। आप देखोगे जब हमेशा वो एक युद्ध में इन्वॉल्व रहता ही है ऐसा कभी नहीं हुआ आपके बचपन से, और हमारे बचपन से भी हमने भी यही देखा। तो क्योंकि हम लोग को मालूम है इसके अंदर की बात, नहीं तो उसका राजस्व कैसे आएगा? तो वेपन बेचता है और उसी से वो क्या करता है, पैसे कमाता है। वहां पर इस समय क्लिंटन जीतने वाले थे, लेकिन वहां का एक राज्य था कैलिफोर्निया, जैसा इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि वहां कैसे इलेक्शन होते हैं। तो कैलिफोर्निया की जो चुनाव आयोग था ना, उसने क्या किया, क्लिंटन के पक्ष में कम वोट दिए, बाइडेन को जिता दिया। और फिर जैसे ही बाइडेन जीते, आपको मालूम है आधे अमेरिका में हड़ताल हो, ये सब हुआ था। बहुत दिन पहले की बात नहीं, 7-8 साल पहले की बात है। तो वहां पर क्या है, अलग अलग राज्य के लोग भी चुनाव पर लड़ सकते हैं, चुनाव परिणाम। लेकिन क्या ऐसा यहाँ हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय चुनाव मतलब संघ आयोग है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है कि नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग, तो वो ऐसा नहीं होने देता। लेकिन कई देशों में ऐसा होता है। जब हमारे यहाँ पर जनरल इलेक्शन या आम चुनाव होते हैं, बहुत देशों के प्रतिनिधि सिर्फ ये देखने आते हैं ये कंडक्ट कैसे करा लेते हैं, 150 करोड़ लोगों का चुनाव और इतने फेयर मेथड से। तो ये बहुत लोग इस पर PhD करने आते हैं ये बहुत बड़ी बात है। जबकि छोटे छोटे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी फाउल मेथड्स यूज किए जाते हैं, यहाँ फेयर है, कैसे हो जाता है? तो तीसरी बात क्या होगी, और कौन सी बताई थी आप लोगों ने? लॉन्ग टर्म ये भी बात सही है। हाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैनॉट बी फॉलोड। ऐसा क्यों होगा? बार बार अगर सरकार चेंज होगी, कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड होगा। ये चीजें एज गवर्नमेंट कीप ऑन चेंजिंग, ऑल्सो गवर्नमेंट, जो न्यू कमिंग गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट इज नॉट फेमिलियर विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ कंट्री। क्या वो सभी चीजों को जानेगी? तो ग्राउंड रियलिटी, ऑल्सो न्यू गवर्नमेंट is not aware of facts and figures of country, जो भी also with ground reality, अच्छा कई बार क्या होता है इलेक्शन में, द गवर्नमेंट ऑलवेज परसू टू प्लीज द पीपल, ओवर डेमोक्रेसी हो जाती है। अच्छा तुमने तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुम तो नहीं घायल हुए, लो 2000 रुपए लो, अगली बार हमें ही जिताना, ये ओवर डेमोक्रेसी। यानी आप समझो जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सरकार को नुकसान पहुंचा दिया संपत्ति, फिर भी सोचती गवर्नमेंट ये तो हमारे वोटर ही हैं। सिंगापुर में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी वही था, 17,000 वेतन, उनके यहाँ भी उन्होंने टाइट कर दिया स्ट्रिक्ट, वहाँ के लोगों को उतनी डेमोक्रेसी नहीं होने दी, ओवर डेमोक्रेसी नहीं दी, और आज वो 1,70,000 कमा रहे हैं और हम 17,000 से 20,000 और 25,000 की एवरेज कमाई पे। ओवर डेमोक्रेसी खतरनाक है। उससे क्या होता है कि हम उनको भी प्लीज करने के लिए आगे बढ़ जाती गवर्नमेंट, जो रॉन्ग सेगमेंट्स हैं या फाउल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं ये भी तो हमारे यहाँ के हैं, उग्रवादी भी तो हमारे वोटर हैं, ऐसे सोचते हैं कि नहीं? बहुत सारी पार्टियां ऐसे सोचती हैं। तो इस तरीके से हम ओवर डेमोक्रेटिक हो गए हैं। लेकिन अब अभी आप देखो न्यूज़ में सुनो या लोगों में बात करते हैं कि हम
500 रुपए भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी बीजेपी को ही वोट देंगे या किसी को भी। अगर तुम्हें नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाएगी तो तुम ये जान जाओगे कि कौन से एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट है, फिर तुम उन्हें नहीं आने दोगे। फिर लोग अपने फायदे की नहीं सोचेंगे, फिर सोचेंगे देश की। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हमें पता चलना चाहिए। और नहीं तो लोग सोचेंगे हमको तो सस्ता दे रहा है 50 रुपए तेल, हम क्या करना, लूटी थोड़ा, हमें तो सस्ता दे रहा है ना। वो चीज़ अच्छी नहीं है। तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलोगे, पेट्रोल मिलने से क्या होता है, दूसरी सुविधाएं भी तो मायने रखती हैं। तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर उसने जिसने एक दर्जी का सरकार दिया था, सिर्फ उसने बोल दिया था कौन से एक बीजेपी के प्रवक्ता के समर्थन में बोल दिया था, नहीं, एक दर्जी की गर्दन का उड़ा दी गई थी यहाँ पर उदयपुर में। तो नूपुर शर्मा के समर्थन में उसने बोल दिया कि उसने भी तो उसको गलत बोला था, जो साथ में उसके चर्चा कर रहा था, टीवी शो में ही तो दोनों डिबेट कर रहे थे, रहमान अब्दुल रहमान, उसने भी बोला, रहमानी ने, तो रहमानी ने बोला इसके बारे में तुम्हारे शंकर जी ऐसे हैं, ये वाला भुजंग लगाते हैं, ये कोई शंकर जी होते हैं, और ऐसे उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तो उसने भी कुछ बोल दिया। तो ऐसा बोलने पर फिर नूपुर शर्मा को तो उन्होंने हटा दिया पद से, और उस दर्जी ने बोला कि क्या गलत किया, उसने भी नहीं पोस्ट किया, उसके बच्चे ने पोस्ट किया था, वो पढ़ा लिखा ही नहीं था, वो पोस्ट ही नहीं कर सकता। जब गर्दन उड़ा दी तो जिन्होंने उड़ाई उसको पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं तो एजिटेशन था। और वहां पर फिर पुलिस ने बोला तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, वो भी लीक हो गया वीडियो, नहीं तो फिर बाद में तुझे मुश्किल होगी। तो ये जो गवर्नमेंट क्यों फेवर कर रही है उस व्यक्ति को जिसने गर्दन उड़ाई, क्योंकि उसको, वो भी उसका वोटर है। क्या ये एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? उसको क्यों छोड़ दिया तुमने? बोले वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। तो जब भाग गया, जनता तो मूर्ख नहीं है, इतने अच्छे काम किए गहलोत ने, लोगों को पैसा मोबाइल तक बांटे अभी चुनाव से जस्ट पहले, लेकिन लोगों ने कहा नहीं हमें मोबाइल नहीं चाहिए, तुमने ये गलत काम कैसे कर दिया। लोग सही गलत भी देखते हैं। तो जहां पर ओवर डेमोक्रेसी होती है फिर चीजें हट गई, अच्छा काम करते हुए भी हट गए। इसको क्या कहते हैं? अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अपीजमेंट पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? तुष्टीकरण की नीति, एक पक्ष को न्याय देना और एक पक्ष को न्याय न देना। ये चीज जनता पसंद नहीं करती है। अगर तुम समानता का व्यवहार रखोगे तो जनता जिसको चुनना चाहे चुनेगी। समझ में आई बात ना? आओ, ये सारे इसके डिफरेंट है। अब हम एक मैथमेटिक्स के एमसीक्यू करेंगे। साइंस के लिए